रेड कोट वाला कातिल। शिमला की सर्दियाँ सिर्फ ठंड नहीं लाती, वे अपने साथ रहस्य भी बुनती हैं। बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के घने जंगल और कोहरे में लिपटी सड़कें, यहाँ हर कोना किसी अनकही कहानी को छुपाए रहता है। मॉल रोड की चहल पहल और रिज की शांति के बीच शिमला हमेशा से एक ऐसी जगह रही है जहाँ सच और रहस्य एक दूसरे से आंख मिचौली खेलते हैं। लेकिन 12 दिसंबर 2024 की उस सर्द रात, जब मशहूर लेखिका नैना वर्मा का शव उनके कॉटेज में मिला, शिमला की शांति चीख बनकर टूट गई। यह हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया। नैना वर्मा कोई साधारण लेखिका नहीं थी। उनकी किताबें, जिनमें प्यार, दर्द और रहस्य की गहरी परतें होती थीं, लाखों पाठकों के दिलों तक पहुंचती थीं। उनकी नवीनतम किताब खामोश साए बेस्ट सेलर लिस्ट में थी और लोग उनकी अगली किताब का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अब नैना अपने ही कॉटेज के लिविंग रूम में मृत पाई गई थी। उनका गला दबाया गया था। उनके चेहरे पर डर और हैरानी का मिश्रित भाव जमा था, जैसे उन्होंने अपने कातिल को आखिरी पल में पहचान लिया हो। कमरे में सब कुछ वैसा ही था जैसा नैना ने छोड़ा था। किताबों से भरी अलमारियां, एक अधूरी लिखी डायरी और कॉफ़ी का आधा भरा मग टेबल पर। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई चोरी नहीं। कातिल का मकसद सिर्फ नैना की जान लेना था। लेकिन क्यों? पुलिस को एकमात्र सुराग मिला। कॉटेज के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रात 11:47 पर एक लाल कोट पहने व्यक्ति की धुंधली तस्वीर। बर्फीले कोहरे में वह कोट चटक लाल रंग का था, जो रात के सन्नाटे में भी चमक रहा था। व्यक्ति तेजी से कॉटेज की ओर बढ़ा, फिर अंधेरे में गायब हो गया। उसका चेहरा कैमरे की नज़र से बचा रहा। पुलिस ने फुटेज को बार बार देखा, लेकिन लाल कोट के अलावा कुछ नहीं मिला। स्थानीय पुलिस ने कई दिनों तक छानबीन की। कॉटेज के आसपास के बूढ़े चौकीदार से लेकर पड़ोस के दुकानदारों तक सभी से पूछताछ की। नैना के फ़ोन रिकॉर्ड खंगाले गए, उनके ईमेल चेक किए गए, लेकिन कोई ठोस लीड नहीं मिली। हर कोई यही कहता, नैना शांत और सौम्य स्वभाव की थी। उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। फिर वह लाल कोट वाला व्यक्ति कौन था और उसने नैना को क्यों मारा? जांच धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। अखबारों में सुर्खियां कम हो गईं। शिमला के लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट आए। लेकिन एक व्यक्ति था जिसके लिए यह मामला ख़त्म नहीं हुआ था। वह था अर्जुन राणा, पूर्व पुलिस अधिकारी, अब प्राइवेट डिटेक्टिव, जिसकी ज़िंदगी रहस्यों को सुलझाने में बीतती थी। अर्जुन राणा शिमला का जाना माना नाम था। लंबा कद, गहरी भूरी आंखें और चेहरे पर हमेशा एक गंभीर भाव। उसे देखकर लोग सहज ही उसका सम्मान करने लगते थे। कभी पुलिस फोर्स का चमकता सितारा, अर्जुन ने 5 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी। कारण वह कभी नहीं बताता था, लेकिन उसकी तेज़ दिमागी क्षमता और छोटे छोटे सुरागों से कहानियां बुनने की कला ने उसे एक मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव बना दिया था। जब नैना की हत्या का मामला अर्जुन तक पहुंचा तो वह थोड़ा चौंका। नैना कोई अनजान नाम नहीं थी। 6 महीने पहले नैना ने अर्जुन से संपर्क किया था। उसने बताया था कि उसे गुमनाम धमकी भरे पत्र मिल रहे थे। पत्रों में लिखा था, सच छुपाने की सज़ा मिलेगी। पत्रों का लहजा इतना ठंडा और डरावना था कि नैना घबरा गई थी। अर्जुन ने उस वक्त मामले की गहराई से जांच की थी। उसने पत्रों को फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा, लेकिन कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। पत्रों का कागज़ साधारण था और कोई पता नहीं था। आखिरकार नैना ने खुद कहा कि शायद यह किसी की शरारत है और मामला बंद हो गया। लेकिन अब नैना की हत्या के बाद अर्जुन को यकीन था कि वे धमकियां कोई मजाक नहीं थीं। उसने स्थानीय पुलिस से सारी फाइलें मांगी और कॉटेज का दौरा किया। बर्फ से ढका कॉटेज बाहर से शांत लगता था, लेकिन अंदर एक अजीब सन्नाटा था। लिविंग रूम में नैना की किताबें, उनकी डायरी और एक पुराना टाइपराइटर अब भी उनकी मौजूदगी की गवाही दे रहे थे। अर्जुन ने सीसीटीवी फुटेज को बार बार देखा। लाल कोट वाला व्यक्ति उसकी नज़रों में बार बार आ रहा था, लेकिन उसका चेहरा अब भी रहस्य था। अर्जुन ने कॉटेज के बाहर बर्फ में कुछ असामान्य निशान देखे, जूते के हल्के हल्के निशान जो कॉटेज के पीछे के जंगल की ओर जाते थे।
लेकिन बर्फबारी ने उन्हें लगभग मिटा दिया था। क्या कातिल जंगल की ओर भागा था? अर्जुन ने नोट किया कि उसे इस ट्रेल को फॉलो करना होगा। उसने फैसला किया कि वह इस मामले को अपनी पूरी ताकत से सुलझाएगा। नैना की हत्या सिर्फ एक क्राइम नहीं थी, ये उसके लिए एक पर्सनल चुनौती थी। वह उन धमकी भरे पत्रों को नज़रअंदाज करने की अपनी गलती को सुधारना चाहता था। अर्जुन ने अपनी जांच शुरू की और सबसे पहले नैना के करीबी लोगों की लिस्ट बनाई। 4 नाम सामने आए जिनका नैना की जिंदगी से गहरा नाता था। हर एक की अपनी कहानी थी और हर एक के पास हत्या का मोटिव हो सकता था। राहुल वर्मा, नैना का पति, बाहर से देखने में एक परफेक्ट कपल, लेकिन अर्जुन को पता चला कि दोनों के बीच कई सालों से ठंडापन था। राहुल एक बिजनेसमैन था जो ज़्यादातर समय दिल्ली में बिताता था। नैना की मृत्यु के समय वह शिमला में था, लेकिन उसने दावा किया कि वह उस रात अपने होटल में था। अर्जुन ने होटल के स्टाफ से पूछताछ की और पाया कि राहुल रात 11 बजे के बाद होटल से बाहर निकला था। राहुल ने इस बारे में झूठ क्यों बोला? और क्या नैना की संपत्ति जो अब राहुल को मिलने वाली थी उसका मोटिव थी? संध्या सेन, नैना की प्रतिद्वंद्वी लेखिका। संध्या और नैना की किताबें हमेशा बेस्ट सेलर लिस्ट में एक दूसरे से टकराती थीं। संध्या को नैना की सफलता से जलन थी। 3 साल पहले एक लिटरेरी फेस्टिवल में दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी, जब संध्या ने नैना पर उनकी कहानियां चुराने का आरोप लगाया था। संध्या ने दावा किया कि वह उस रात दिल्ली में थी, लेकिन अर्जुन को उसका ट्रैवल रिकॉर्ड संदिग्ध लगा। क्या संध्या ने बदला लेने के लिए शिमला का रुख किया था? विकास शर्मा, नैना का प्रकाशक। विकास और नैना के बीच हाल ही में एक बड़ा विवाद हुआ था। नैना अपनी नई किताब खामोश साए के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नाखुश थी और उसने विकास को कोर्ट में ले जाने की धमकी दी थी। विकास का बिजनेस हाल के सालों में घाटे में चल रहा था और नैना का मुकदमा उसे बर्बाद कर सकता था। अर्जुन को पता चला कि विकास उस रात शिमला में था, लेकिन उसने पुलिस को बताया कि वह नैना से मिलने नहीं गया। क्या वह सच बोल रहा था? माया, नैना की पुरानी दोस्त। माया और नैना कॉलेज के दिनों से दोस्त थी, लेकिन 5 साल पहले दोनों के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि झगड़ा किस बात को लेकर था, लेकिन माया ने नैना से हर तरह का रिश्ता तोड़ लिया था। अर्जुन को पता चला कि माया हाल ही में शिमला आई थी और एक स्थानीय गेस्ट हाउस में रुकी थी। उसने पुलिस को बताया कि वह नैना से मिलने नहीं गई, लेकिन अर्जुन को उसकी बातों में हिचकिचाहट नजर आई। क्या माया का पुराना गुस्सा अब हत्या में बदल गया था? अर्जुन ने हर संदिग्ध से पूछताछ शुरू की। उसने उनके हाव भाव, उनकी बातों में छुपी हिचकिचाहट और उनकी कहानियों में गड़बड़ियों पर ध्यान दिया, लेकिन जितना वह गहराई में गया उतना ही मामला उलझता गया। हर संदिग्ध के पास एक मजबूत एलिबाई थी और कोई भी लाल कोट वाले व्यक्ति से जुड़ा नहीं लगता था। फिर एक रात जब अर्जुन नैना की डायरी पढ़ रहा था, उसे एक अजीब एंट्री मिली। नैना ने लिखा था, वह सच जानता है। अगर उसने सबको बता दिया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश करूंगी। ये वह कौन था और नैना किस सच को छुपा रही थी? डायरी में एक और पंक्ति थी जो अधूरी रह गई थी। लाल रंग मुझे डराता है। क्या यह लाल कोट वाले व्यक्ति से जुड़ा था? अर्जुन ने कॉटेज के बाहर मिले जूते के निशानों को फिर से देखने का फैसला किया। उसने जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी पर एक छोटा सा लाल कपड़े का टुकड़ा पाया जो बर्फ में फंसा था। क्या यह कातिल के कोट का हिस्सा था? अर्जुन को अब यकीन था कि नैना की हत्या का जवाब उनके अतीत में छुपा था, लेकिन समय तेजी से बीत रहा था और लाल कोट वाला कातिल अभी भी आज़ाद था। शिमला की बर्फीली रातें और सघन रहस्य अब अर्जुन को चुनौती दे रही थी। क्या वह इस पहेली को सुलझा पाएगा या लाल कोट वाला कातिल हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा? शिमला की बर्फीली रातें अब और ठंडी हो चली थीं। कोहरा इतना घना था कि मॉल रोड की लाइटें भी धुंधली पड़ रही थीं। अर्जुन राणा के लिए यह सर्दी सिर्फ मौसम की बात नहीं थी, यह उस रहस्य की सर्दी थी जो नैना वर्मा की हत्या के इर्द गिर्द गहराती जा रही थी। लाल कोट वाला कातिल अब भी आज़ाद था और हर नया दिन नई उलझने ला रहा था।
अर्जुन जानता था कि समय उसका दुश्मन बन रहा है, लेकिन वह यह भी जानता था कि सच चाहे कितना भी छुपा हो हमेशा कोई निशान छोड़ता है। अर्जुन की नींद अब टूटी टूटी थी। नैना के कॉटेज के बाहर मिला लाल कपड़े का टुकड़ा और सीसीटीवी में दिखा लाल कोट वाला व्यक्ति उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। लेकिन एक सवाल उसे बार बार परेशान कर रहा था। क्या लाल कोट वाकई कातिल का था या ये सिर्फ एक भ्रम था? क्या कातिल इतना चालाक था कि उसने लाल कोट को एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि पुलिस और अर्जुन का ध्यान असली सुरागों से हट जाए? अर्जुन ने फैसला किया कि वह लाल कोट की थ्योरी को और गहराई से जांचेगा। उसने शिमला के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद उसे 3 और फुटेज मिले जिनमें लाल कोट पहने लोग दिख रहे थे। पहली फुटेज में एक युवा लड़की थी जो मॉल रोड पर अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते दिखी। पूछताछ करने पर पता चला कि वह एक कॉलेज स्टूडेंट थी जिसे फैशन के लिए चटख रंग पसंद थे। दूसरी फुटेज में एक बूढ़ा आदमी था जो अपने पुराने लाल कोट में रिज पर टहल रहा था। वह एक रिटायर्ड टीचर था जिसका नैना से कोई लेना देना नहीं था। तीसरी फुटेज में एक सड़क कलाकार था जो लाल कोट पहनकर जादू के करतब दिखा रहा था। उसने बताया कि लाल कोट उसकी परफॉर्मेंस का हिस्सा था। तीनों बेकसूर थे। अर्जुन को लगा कि शायद वह गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन फिर उसे एक चौथी फुटेज मिली। शिमला के पुराने बस स्टैंड के पास रात 12:03 एक लाल कोट वाला व्यक्ति एक गली में गायब होता दिखा। इस बार फुटेज में कुछ अलग था। व्यक्ति के कंधे पर एक बैग था और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अर्जुन ने फुटेज को फॉरेंसिक लैब में भेजा ताकि इमेज को और साफ किया जा सके। लेकिन एक बात साफ थी, लाल कोट अब सिर्फ एक भ्रम नहीं था, ये एक सुराग था जिसे कातिल ने जानबूझकर या अनजाने में छोड़ा था। अर्जुन ने कॉटेज के बाहर मिले कपड़े के टुकड़े को भी लैब में भेजा। शुरुआती रिपोर्ट में पता चला कि यह एक खास तरह का वुलन फैब्रिक था जो शिमला के स्थानीय बाजारों में आसानी से नहीं मिलता। क्या कातिल कोई बाहरी था या उसने यह कोट किसी खास मकसद से चुना था? अर्जुन के दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। अर्जुन ने नैना की डायरी को फिर से खंगालना शुरू किया। पहली बार पढ़ने में उसे सिर्फ एक एंट्री पर ध्यान गया था जिसमें नैना ने लिखा था, वह सच जानता है, अगर उसने सबको बता दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब गहराई से पढ़ने पर उसे एक और पुरानी डायरी मिली जो नैना के कॉलेज के दिनों की थी। ये डायरी धूल भरी अलमारी के पीछे छुपी थी, जैसे नैना इसे किसी से छुपाना चाहती थी। डायरी में कई पन्ने फटे हुए थे, लेकिन कुछ एंट्रीज अभी भी पढ़ी जा सकती थी। एक एंट्री में नैना ने लिखा था, आर ने मुझे धमकी दी है। वह कहता है कि अगर मैंने सच नहीं बताया तो वह सबको बता देगा। मैं डर गई हूँ, लेकिन मैं सच नहीं बता सकती। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। अर्जुन के दिमाग में घंटियाँ बजने लगी। यह आर कौन था? क्या ये राहुल वर्मा था, नैना का पति? या शायद रूपेश, नैना का लिटरेरी एजेंट जिसका नाम अर्जुन को पुलिस फाइलों में मिला था? या फिर कोई तीसरा व्यक्ति जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया था? अर्जुन ने डायरी में और गहराई से पढ़ा। एक और एंट्री में नैना ने लिखा था, लाल रंग मुझे अब डराने लगा है। हर बार जब मैं उसे देखती हूँ मुझे लगता है कि वह मुझे देख रहा है। ये लाल रंग का जिक्र फिर से सामने आया था। क्या नैना को लाल कोट वाले व्यक्ति के बारे में पहले से पता था? क्या वह उससे डरती थी? अर्जुन को यकीन था कि डायरी में छुपा सच ही इस हत्या की कड़ी को जोड़ेगा। उसने रूपेश से संपर्क किया। रूपेश एक चिकना छुपड़ा, तेज तर्रार एजेंट था जो नैना की किताबों को पब्लिशर्स तक पहुंचाने का काम करता था। अर्जुन ने उससे पूछा कि क्या नैना ने कभी किसी आर के बारे में बात की थी। रूपेश ने इनकार किया, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी थी। अर्जुन ने नोट किया कि उसे रूपेश पर नजर रखनी होगी। अर्जुन की जांच अब प्रकाशक विकास शर्मा की ओर मुड़ी। विकास ने पुलिस को बताया था कि वह घटना की रात दिल्ली में था, एक बिजनेस मीटिंग में।
लेकिन अर्जुन ने विकास के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड चेक किए और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। विकास का फ़ोन उस रात शिमला में था, नैना के कॉटेज से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। अर्जुन ने विकास को अपने ऑफिस में बुलाया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। आपने पुलिस से झूठ क्यों बोला विकास जी? अर्जुन ने शांत लेकिन तेज आवाज में पूछा। आप उस रात शिमला में थे, आपके फ़ोन का लोकेशन साफ बता रहा है। विकास के माथे पर पसीना छलक आया। उसने हकलाते हुए कहा, हाँ मैं शिमला में था, लेकिन मैं नैना से नहीं मिला। मैं एक पुराने दोस्त से मिलने गया था। कौन दोस्त? अर्जुन ने दबाव बनाए रखा। विकास ने एक नाम बताया, अमित मेहरा, जो शिमला में एक छोटा सा कैफे चलाता था। अर्जुन ने तुरंत अमित से संपर्क किया। अमित ने पुष्टि की कि विकास उस रात उसके कैफे में था, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए, रात 10:30 से 11:30 बजे तक। उसके बाद विकास कहाँ गया, यह अमित को नहीं पता था। अर्जुन को शक हुआ कि विकास अब भी पूरी सच्चाई नहीं बता रहा था। अर्जुन ने विकास से और सवाल किए। आप और नैना के बीच कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद था। उसने आपको कोर्ट में ले जाने की धमकी दी थी। आपका बिजनेस घाटे में है। क्या आपने नैना को रास्ते से हटाने की सोची? विकास ने गुस्से में जवाब दिया, मैं कोई कातिल नहीं हूं। हाँ, हमारा झगड़ा था, लेकिन मैं उसे मारने की सोच भी नहीं सकता। अर्जुन ने विकास को जाने दिया, लेकिन उसका शक और गहरा हो गया। उसने विकास के फ़ोन रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट की जांच शुरू की। उसे पता चला कि विकास ने हाल ही में किसी अनजान नंबर पर कई कॉल किए थे और एक बड़ी रकम किसी अनाम अकाउंट में ट्रांसफ़र की थी। क्या ये रकम किसी को हत्या के लिए दी गई थी? इसी बीच अर्जुन को एक और चौंकाने वाली खबर मिली। नैना के कॉटेज के पास एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि उसने घटना से एक दिन पहले एक लाल कोट पहने व्यक्ति को जंगल की ओर जाते देखा था। लेकिन इस बार उसने कुछ और देखा था। उस व्यक्ति के हाथ में एक चमकदार चीज थी, शायद कोई हथियार। अर्जुन ने तुरंत उस इलाके की तलाशी शुरू की। जंगल में उसे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला, जिसके अंदर एक चाकू था। चाकू पर कोई खून नहीं था, लेकिन उसकी बनावट अजीब थी। उसका हैंडल लाल रंग का था। अब सवाल यह था कि क्या यह चाकू हत्या में इस्तेमाल हुआ था, और अगर नहीं तो कातिल ने इसे जंगल में क्यों छुपाया? अर्जुन ने चाकू को फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा। उसे यकीन था कि यह नया सुराग उसे कातिल के और करीब ले जाएगा। जांच के दौरान अर्जुन को एक गुमनाम पत्र मिला। पत्र में लिखा था, लाल कोट सिर्फ शुरुआत है, सच ढूंढने से पहले अपनी जान बचा लो। पत्र का लहजा वैसा ही था जैसा नैना को मिले धमकी भरे पत्रों का था। अर्जुन को अब शक हो गया कि कातिल न केवल आज़ाद है, बल्कि वह अर्जुन की हर हरकत पर नजर रख रहा है। शिमला की सर्द रातें अब और खतरनाक हो चली थीं। अर्जुन जानता था कि वह एक खतरनाक खेल खेल रहा है। लाल कोट, पुरानी डायरी और झूठी गवाहियां सब एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन कैसे? और वह आर कौन था जो नैना के सबसे बड़े राज को जानता था? अर्जुन ने अपनी जांच तेज कर दी। उसे यकीन था कि जवाब नैना के अतीत में छुपा है, लेकिन क्या वह सच तक पहुंच पाएगा या लाल कोट वाला कातिल उससे पहले उसकी जान ले लेगा? अर्जुन ने नैना के कॉटेज में एक आखिरी बार तलाशी शुरू की। उसका दिमाग अब तक के सुरागों को जोड़ रहा था। लाल कपड़े का टुकड़ा, जंगल में मिला लाल हैंडल वाला चाकू और नैना की डायरी में आर का जिक्र, लेकिन कुछ अभी भी अधूरा था। तभी उसकी नज़र कॉटेज के लिविंग रूम में रखे स्मार्ट होम स्पीकर पर पड़ी। नैना टेक्नोलॉजी की शौकीन थी और यह स्पीकर उनकी आवाज़ से कंट्रोल होता था। अर्जुन को याद आया कि ऐसे डिवाइस कभी कभी ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, खासकर अगर कोई कमांड गलती से ट्रिगर हो जाए। उसने स्पीकर की मेमोरी को फोरेंसिक लैब में भेजा। कुछ घंटों बाद लैब से एक चौंकाने वाली रिकॉर्डिंग मिली। यह रिकॉर्डिंग हत्या से कुछ मिनट पहले की थी, रात 11:40। एक धीमी गहरी आवाज़ सुनाई दी, तुमने मुझे धोखा दिया नैना, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आवाज़ में गुस्सा था, लेकिन वह इतनी धीमी थी कि पुरुष की है या महिला की, यह समझना मुश्किल था। इसके बाद एक हल्की झंकार की आवाज़ आई, जैसे किसी कोट की चेन या बटन आपस में टकरा रहे हों।
फिर सन्नाटा। रिकॉर्डिंग यहीं ख़त्म हो गई। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग को बार बार सुना। उस झंकार ने उसे लाल कोट की ओर इशारा किया। क्या ये वही कोट था जो सीसीटीवी में दिखा था? और ये आवाज़ किसकी थी? उसने रिकॉर्डिंग को वॉइस एनालिसिस के लिए भेजा, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में कोई स्पष्ट मैच नहीं मिला। फिर भी अर्जुन को यकीन था कि यह रिकॉर्डिंग कातिल की पहचान की आखिरी कड़ी होगी। उसने कॉटेज के बाहर जंगल में मिले चाकू की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी चेक की। चाकू पर कोई खून नहीं था, लेकिन उस पर नैना के फिंगरप्रिंट थे। ये अजीब था। क्या नैना ने खुद ये चाकू छुआ था, या कातिल ने इसे वहाँ रखा था ताकि नैना पर शक जाए? अर्जुन का शक अब गहरा हो रहा था। उसे लग रहा था कि कातिल ने हर कदम पर एक जाल बिछाया था। अर्जुन ने अपनी जांच को अब संदिग्धों के इर्द गिर्द केंद्रित किया। राहुल, संध्या, विकास और माया, हर एक की कहानी में कुछ न कुछ छुपा था। उसने सबसे पहले राहुल और संध्या पर ध्यान दिया। राहुल के फ़ोन रिकॉर्ड से पता चला कि उसने हत्या से एक हफ्ते पहले संध्या को कई बार कॉल किया था। ये अजीब था, क्योंकि दोनों ने दावा किया था कि वे एक दूसरे से सिर्फ प्रोफेशनल तौर पर मिलते थे। अर्जुन ने संध्या से सख्ती से पूछताछ की। आप और राहुल इतनी बार क्यों बात कर रहे थे? क्या आप दोनों नैना को रास्ते से हटाना चाहते थे? संध्या ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब अर्जुन ने फ़ोन रिकॉर्ड सामने रखे तो वह टूट गई। उसने कबूल किया कि वह और राहुल नैना की बढ़ती कामयाबी से परेशान थे। राहुल को लगता था कि नैना की संपत्ति उसकी ज़िंदगी को आसान बना सकती थी, और संध्या को नैना की किताबों की सफलता से जलन थी। दोनों ने मिलकर नैना को बदनाम करने की साजिश रची थी, लेकिन हत्या की बात से दोनों ने इनकार किया। लेकिन अर्जुन का ध्यान अब माया पर गया। माया की कहानी में कुछ गड़बड़ थी। उसने दावा किया था कि वह नैना से मिलने नहीं गई थी, लेकिन एक गवाह ने बताया कि उसने माया को हत्या से एक दिन पहले नैना के कॉटेज के पास देखा था। अर्जुन ने माया के गेस्ट हाउस की तलाशी ली और वहां एक लाल स्कार्फ मिला, जो उस कपड़े के टुकड़े से मिलता जुलता था जो जंगल में मिला था। जब अर्जुन ने माया से इस बारे में पूछा तो वह घबरा गई और उसने कहा कि यह उसका पुराना स्कार्फ था जो उसने खो दिया था। अर्जुन ने माया की पुरानी तस्वीरें और सोशल मीडिया खंगाला। उसे एक फ़ोटो मिली जिसमें माया और नैना कॉलेज के दिनों में एक साथ थीं, और माया ने वही लाल स्कार्फ पहना था। ये संयोग नहीं हो सकता था। अर्जुन को अब यकीन था कि माया ही वह लाल कोट पहने व्यक्ति थी, लेकिन उसका मकसद क्या था? और अगर वह कातिल थी तो उसने विकास को फंसाने की कोशिश क्यों की? अर्जुन ने फैसला किया कि अब समय है सभी संदिग्धों को एक साथ लाने का। उसने राहुल, संध्या, विकास और माया को नैना के कॉटेज में बुलाया। कमरे में सन्नाटा था और हर कोई एक दूसरे को शक की नज़रों से देख रहा था। अर्जुन ने अपनी बात शुरू की। नैना की हत्या कोई आवेश में किया गया अपराध नहीं था, उसने कहा। यह एक सोचा समझा मास्टर प्लान था, जिसमें हर कदम पर हमें भटकाने की कोशिश की गई। लाल कोट, जंगल में चाकू और गुमनाम धमकियां सब एक जाल का हिस्सा थे, लेकिन कातिल ने एक गलती की। उसने सोचा कि वह सच को हमेशा के लिए छुपा लेगा। अर्जुन ने स्मार्ट स्पीकर की रिकॉर्डिंग चलाई। जब झंकार की आवाज़ गूंजी तो माया के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन ने आगे कहा, यह आवाज़ माया की है और यह झंकार उसके लाल कोट की चेन की थी जो उसने हत्या की रात पहना था। माया ने हंसने की कोशिश की। यह बकवास है अर्जुन, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन अर्जुन तैयार था। उसने फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाई, जिसमें पुष्टि हुई थी कि नैना की मौत गला दबाने से नहीं, बल्कि एक खास तरह के पॉइजन से हुई थी जो माया के गेस्ट हाउस में मिला था। उसने यह भी बताया कि माया ने जानबूझकर विकास के फ़ोन का इस्तेमाल किया था ताकि उसका लोकेशन शिमला में दिखे। तुमने विकास को फंसाने की कोशिश की, अर्जुन ने कहा, क्योंकि तुम जानती थीं कि उसका नैना से झगड़ा था। लेकिन तुम्हारा लाल कोट तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अर्जुन ने माया की पुरानी डायरी भी सामने रखी, जिसमें उसने लिखा था कि नैना ने उसका सबसे बड़ा सपना, एक लेखिका बनने का, छीन लिया था। माया को लगता था कि नैना ने उसकी कहानियां चुराई थीं और उसने बदला लेने की ठान ली थी। माया अब चुप नहीं रह सकी।
वह खड़ी हुई और हंसते हुए बोली, हाँ, मैंने नैना को मारा। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया था, मेरी कहानियाँ, मेरा सम्मान, मेरी जिंदगी। मैं चाहती थी कि दुनिया उसे एक धोखेबाज के तौर पर याद रखे। और लाल कोट मैंने उसे इसलिए पहना ताकि सबको खून का रंग दिखे, लेकिन असली खून तो विश्वास का हुआ जो नैना ने तोड़ा। अर्जुन ने पुलिस को बुलाया और माया को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल और संध्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरों पर शर्मिंदगी थी। विकास चुपचाप बाहर निकल गया, शायद अपनी गलतियों का बोझ लिए। बाहर बर्फ गिर रही थी। अर्जुन ने लाल कोट को एक आखिरी बार देखा, जो अब पुलिस के सबूतों में था। ये कोट सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये विश्वासघात, जलन और बदले की कहानी थी। नैना की हत्या का रहस्य सुलझ गया था, लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल अब भी था। क्या सचमुच कोई इंसान इतना बदल सकता है कि वह अपने दोस्त को मार डाले? शिमला की सर्द रातें अब भी रहस्यमयी थीं, और लाल कोट वाला कातिल भले ही पकड़ा गया, अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ गया जो शिमला के कोहरे में हमेशा गूंजती रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक डरावना सा लाइक ज़रूर देना, और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। अगली कहानी कभी भी आ सकती है। तैयार रहो, अंधेरा फिर लौटेगा।